हेलो। आज हम इसके बाद में एक भूगोल में क्लास 12 का डेस्क वर्क चल रहा था। उसके बाद में इसके जो लास्ट पोर्शन है उसका 10 नंबर वाला बड़े क्वेश्चन, इनको स्पेशली ध्यान देना आप लोग। जैसे निबंधात्मक में टॉपिक वाइज समझा रहा हूँ। देखो, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले आर्थिक कारकों का वर्णन कीजिए। जनसंख्या वितरण यानी कैसे कैसे प्रभावित होती है। तो उसमें जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले आर्थिक कारकों को प्रभावित करने वाले आर्थिक कारक निम्नलिखित है। कौन सा हो गया? खनिज। खनिज संसाधनों से संपन्न क्षेत्र खनन क्षेत्र के साथ साथ अनेक अनेक उद्योगों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। खनन और औद्योगिक गतिविधियां रोजगार उत्पन्न करती है। यानी खनन संसाधन जहाँ पर होंगे उद्योग लगेंगे तो वहाँ रोजगार होंगे। कुशल और अर्ध कुशल लोग रोजगार हेतु उन क्षेत्रों में पहुंचते हैं, जिसके कारण ऐसे क्षेत्रों में जनसंख्या का अधिक जमाव देखने को मिलता है। उदाहरण के लिए अफ्रीका का कटंगा, जाम्बिया, तांबा पेटी। ठीक है। फिर दूसरा हो गया नगरीकरण। नगर अच्छी नागरिक सुविधाएं, रोजगार के अधिक अवसर, चिकित्सा सुविधाएं तथा परिवहन और संचार की बेहतर साधन प्रस्तुत करते हैं। अच्छी नागरिक सुविधाएं और नगरीय जीवन को आकर्षण लोगों को नगरों की ओर खींचते हैं। इससे ग्रामीण क्षेत्रों से नगरीय क्षेत्रों में प्रवेश होता है, नगर आकाश में बढ़ जाते हैं। ठीक है। औद्योगिकरण क्या हुआ? औद्योगिक क्षेत्रों में बड़ी संख्या में रोजगार के अवसर सृजित होते हैं, जिसके कारण यह क्षेत्र अधिक जनघनत्व वाले हो जाते हैं। औद्योगिकरण हो गया, नगरीकरण हो गया। नगर बन से बसेंगे तब भी आर्थिक कारक है, जनसंख्या वितरण यहाँ पर ज़्यादा होगा। खनिज होंगे, खनिज वहाँ पर रोजगार के लिए लोग जाएंगे। औद्योगिकरण होंगे तो वहाँ पर भी लोग रोजगार के लिए जाएंगे। उद्योग बड़ी संख्या में लोगों को आकर्षित करते हैं। इससे न केवल कारखानों के श्रमिक ही नहीं होते, बल्कि परिवहन, परिचालन, दुकानदार, बैंक कर्मी, चिकित्सा, अध्यापक और अन्य सेवाएं उपलब्ध कराने वाले होते हैं। जैसे जापान का कोबे ओसाका प्रदेश अनेक उद्योगों के कारण सघन बसा हुआ है। जैसे बाड़मेर में भी हो सकता है, जैसे रिफाइनरी लगेगी तो वहाँ पर लोग ज़्यादा जाएंगे। पचमढ़ी के आसपास बसेगा तो वही चीज़ें हैं। वहाँ पर खनिज यानी पेट्रोल तेल निकला, नगरीकरण हो जाएंगे, नगर अच्छा हो जाएगा, औद्योगिकरण हो जाएगा जहाँ से रिफाइनरी लग जाएगी। अगला सवाल है, लिंगानुपात से आप क्या समझते हैं? एशियाई देशों में कम लिंगानुपात के कारणों को उल्लेख कीजिए। ठीक है। लिंगानुपात क्या होता है? जनसंख्या में स्त्रियों और पुरुषों की संख्या के मध्य के अनुपात को लिंगानुपात कहा जाता है। ठीक है। यानी कि कितने पुरुषों पे कितनी औरतें हैं। ठीक है। कुछ देशों में लिंगानुपात को निम्न सूत्र द्वारा ज्ञात किया जाता है। लिंगानुपात क्या होता है? पुरुष जनसंख्या बटा स्त्री जनसंख्या गुणा 1000 से विश्व के संदर्भ में, अथवा प्रति 1000 स्त्रियों पर पुरुष की संख्या। स्त्रियां कितनी हैं कुल, उसमें से पुरुषों की संख्या कितनी। ठीक है। भारत में लिंगानुपात की गणना निम्न सूत्रों की सहायता से की जाती है। लिंगानुपात में स्त्रियों की संख्या ऊपर रखी जाती है और पुरुषों की जनसंख्या नीचे गुणा 1000। ये स्पेशल यहाँ पे ध्यान देना आप लोग। यानी कि भारत और एशियाई देशों में भारत में कैसे की जाती है? स्त्रियों की संख्या ऊपर और पुरुषों की संख्या नीचे लिखी जाती है। सूत्र पूछ सकते हैं। अथवा प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या। लिंगानुपात किसी भी देश में स्त्रियों की स्थिति के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण सूचक होता है। लिंग भेदभाव से लिंगानुपात प्रभावित होता है। जिन क्षेत्रों अथवा देशों में लिंग भेदभाव अधिक होता है, वहाँ लिंगानुपात निश्चित रूप से स्त्रियों के प्रतिकूल होता है। इन क्षेत्रों में कन्या भ्रूण हत्या व कन्या शिशु हत्या और स्त्रियों के प्रति घरेलू हिंसा की प्रथा प्रचलित रही है। इसके विपरीत जिन देशों अथवा क्षेत्रों में लिंग भेदभाव नहीं किया जाता, स्त्रियों को सम्मान दिया जाता है, उनका सामाजिक और आर्थिक स्तर ऊंचा होता है, वहाँ लिंगानुपात स्त्रियों को अनुकूल होता है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि लिंग भेदभाव से लिंगानुपात प्रभावित होता है। एशियाई देशों में कम लिंगानुपात के कारण क्या है? एशियाई देशों में लिंगानुपात निम्न है। क्योंकि विशेषकर चीन, भारत, सऊदी अरबिया लिंगानुपात बहुत अधिक निम्न स्थिति में मिलती है। क्यों कारण है? लिंग भेदभाव का अधिक होना है, स्त्री भ्रूण हत्या की जाती है, स्त्री शिशु हत्या और स्त्रियों के प्रति घरेलू हिंसा की प्रथा का प्रचलित है, स्त्रियों के सामाजिक आर्थिक स्तर का निम्न होना, प्रजनन के दौरान स्त्रियों की अधिक मृत्यु होती है। ठीक है। ये सबसे इम्पोर्टेंट, ये भी सवाल इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। भारत में लौह इस्पात उद्योग का विस्तार से वर्णन कीजिए। लौह इस्पात उद्योग भारत ने भारत में तीव्र औद्योगिक विकास के अवसर खोल दिए। भारतीय लौह इस्पात उद्योग के अंतर्गत बड़े एकीकृत इस्पात कारखाने और छोटी इस्पात मिलें भी सम्मिलित है। ठीक है। बड़े वाले कौन कौन से? जैसे हो गया टाटा लौह इस्पात कंपनी, ये कहाँ है? झारखंड में, जमशेदपुर में। टिस्को, जमशेदपुर में यह इस्पात संयंत्र मुंबई कोलकाता रेल मार्ग के निकट अवस्थित है। इसमें एक झारखंड याद रखना, जमशेदपुर। इस संयंत्र के लिए लोहा अयस्क कहाँ से मिलता है? नुआ मंडी से और बादाम पहाड़ी से। कोयला कहाँ से मिलता है? उड़ीसा, उसके पास में, वहाँ से ले लिया उड़ीसा की जोड़ा खानों से। कोककारी कोयला झरिया व पश्चिमी बोकारो से। जल कहाँ से मिला? सुवर्ण रेखा और खारकोई नदियों से प्राप्त किया जाता है।
इस संयंत्र में उत्पादित इस्पात का निर्यात लगभग 240 किलोमीटर दूर कोलकाता पत्तन से किया जाता है, यानी कि जहाँ से यहाँ से इस्पात बना उसका कहाँ पर निर्यात कहाँ से किया जाता है, कोलकाता पत्तन से। फिर दूसरा है भारतीय लौह और इस्पात कंपनी इसको, ये कहाँ पर आ गई, लौह इस्पात संयंत्र कहाँ है, आसनसोल। आसनसोल कहाँ है, पश्चिम बंगाल। इसको कहाँ हो गया, पश्चिम बंगाल के समीप हीरापुर, कुल्टी व बर्नपुर नामक स्थानों पर स्थापित किए गए हैं। उक्त तीनों इस्पात संयंत्र कोलकाता, आसनसोल रेलमार्ग में दामोदर घाटी के कौन से होंगे, दामोदर घाटी के कोयला क्षेत्रों कौन से, रानीगंज, दरिया व रामगढ़ के समीप अवस्थित है। इन संयंत्रों को लौह अयस्क सीम भूम से प्राप्त होता है। लौह अयस्क कहाँ से मिलता है, सीम भूम से। जबकि जल की आपूर्ति दामोदर नदी की सहायक नदी कौन सी, बराक नदी से। ये भी एक ध्यान रखना कि बराक नदी किसकी सहायक नदी है, दामोदर की। टिस्को हो गया झारखंड में, जमशेदपुर। इसको हो गया पश्चिम बंगाल, आसनसोल। अगला आ गया विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील वर्क्स, ये कहाँ पर है, कर्नाटक राज्य के भद्रावती नामक स्थान पर बाबा बूदन पहाड़ियों के लौह अयस्क से। कौन सी, बाबा बूदन पहाड़ियों से। इस संयंत्र को लौह अयस्क के साथ साथ चूना पत्थर और मैग्नीज की उपलब्धता भी स्थानीय स्तर पर उपलब्ध है। जल की आपूर्ति भद्रावती नदी से की जाती है। इस संयंत्र में विशेष इस्पात व एलॉय उत्पादन किया जाता है। ठीक है, विश्वेश्वरैया कहाँ हो गया, कर्नाटका में, बाबा बूदन पहाड़ियों के करीब। राउरकेला इस्पात संयंत्र कहाँ है, उड़ीसा में के सुंदरगढ़ जिले में। इस संयंत्र की स्थापना कच्चे माल की निकटता के आधार पर की गई है। कि राउरकेला कहाँ, उड़ीसा में। इस संयंत्र को कोयला समवर्ती झरिया क्षेत्र से लौह अयस्क सुंदरगढ़ व केंदुझर क्षेत्रों से प्राप्त होता है। जबकि विद्युत भट्टियों के लिए विद्युत शक्ति हीराकुंड विद्युत शक्ति कहाँ से प्राप्त होती है, हीराकुंड जल विद्युत परियोजना से। ये कहाँ पर हो गया, राउरकेला, उड़ीसा में। भिलाई इस्पात संयंत्र, इस इस्पात संयंत्र की स्थापना छत्तीसगढ़ राज्य के दुर्ग जिले के रूस के सहयोग से की गई। भिलाई वाली कहाँ से, भिलाई अपन कौन, भिलाई यहाँ पर भारत रही, भलाई कौन करे, कई देश करे, रूस के सहयोग से की गई है। ठीक है, ये कहाँ पे, छत्तीसगढ़ में। इस संयंत्र को लौह अयस्क समीपवर्ती क्षेत्रों में स्थित डल्ली राजहरा खानों से तथा कोयला कोरबा व करगली खदानों से प्राप्त होता है। इस संयंत्र को विद्युत की आपूर्ति कोरबा तापीय शक्तिगृह से तथा जल की आपूर्ति तंदुला बांध से। राउरकेला का है, राउरकेला है उड़ीसा में, और जबकि भिलाई वाला कहाँ है, छत्तीसगढ़ में, रूस के सहयोग से। इस संयंत्र कोलकाता मुंबई रेल मार्ग पर स्थित है। इस संयंत्र से उत्पादित इस्पात का अधिकांश भाग विशाखापट्टनम बंदरगाह से निर्यात कर दिया जाता है। विशाखापट्टनम कहाँ है, आंध्र प्रदेश के करीब। ठीक है, छठा नंबर दुर्गापुर इस्पात संयंत्र, ये का ब्रिटेन संयंत्र दुर्गापुरा। तो ये कि यहाँ पर किसने करी सहायता, ब्रिटेन सरकार के सहयोग से। पश्चिम बंगाल मनाया जाता है दुर्गा पूजा, तो वहाँ हो गया दुर्गापुर, ऐसे याद रखने के लिए। राज्य के दुर्गापुर नामक स्थान पर संचालित संयंत्र रानीगंज और झरिया कोयला पट्टी से आता है। इस संयंत्र को लौह अयस्क रेलमार्ग द्वारा नोआ मंडी क्षेत्र से प्राप्त होता है। कोलकाता दिल्ली में रेलमार्ग पर स्थित इस संयंत्र को जल विद्युत शक्ति दामोदर घाटी पर कॉरपोरेशन से प्राप्त होती है। ठीक है, फिर हो गया बोकारो इस्पात संयंत्र किसकी, देखो बोकारो भी किसकी, रूस के सहयोग से। कहाँ, झारखंड के बोकारो नामक स्थान पर इस संयंत्र की स्थापना की न्यूनतम परिवहन लागत सिद्धांत के आधार पर की, जिसके अनुसार बोकारो तथा राउरकेला संयुक्त रूप से राउरकेला क्षेत्र में लौह अयस्क प्राप्त करते हैं। वापसी में मालगाड़ी के डिब्बे राउरकेला के लिए कोयला ले जाते हैं। इस संयंत्र को जल और जल विद्युत की आपूर्ति दामोदर घाटी कॉरपोरेशन से प्राप्त होती है। ठीक है, अन्य प्रमुख इस्पात संयंत्र चतुर्थ योजना के अंतर्गत 3 नए इस्पात संयंत्र स्थापित किए गए। ये तीनों संयंत्र दक्षिण भारत में स्थापित है। कहाँ है, दक्षिण भारत में। कौन कौन से, विजाग यानी कि वाइजैग यानी कि आंध्र प्रदेश में। पहला पत्तन यानी कि बंदरगाह आधारित इस इस्पात संयंत्र विशाखापट्टनम में स्थापित है। विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश। इसकी स्थापना 1992 की। इसकी पतन स्थिति लाभप्रद है। ठीक है, क्योंकि आराम से भेज सकते हैं। विजयनगर इस्पात संयंत्र, यह इस्पात संयंत्र होसपेटे कर्नाटका में स्थित है। विजयनगर साम्राज्य था, तो कहाँ पर है, यहाँ पर ये हो गया कर्नाटका में। इस कारखाने की स्थापना में स्वदेशी तकनीक का प्रयोग किया गया। यह संयंत्र समवर्ती लौह अयस्क चूना पत्थर का उपयोग करता है, लौह अयस्क, और वहाँ पर पास में मिलता है सेलम कहाँ हो गया, तमिलनाडु में। यह मुख्य इस्पात संयंत्रों के अतिरिक्त देश के विभिन्न भागों में 206 से अधिक इस्पात कारखाने संचालित है। इसमें से अधिकांश कारखाने अपने मुख्य कच्चे रूप में रद्दी कोयले का प्रयोग करते हैं, यानी कि बेड कोयला वाला। ठीक है, एक और अगला सवाल है, नई औद्योगिक नीति 1991 में भारत ने औद्योगिक विकास को किस प्रकार प्रभावित किया। नई औद्योगिक नीति 1991, भारत की नई औद्योगिक नीति घोषणा 1991 की गई। इस नीति के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित, क्या क्या चीज़ें की गई, वर्तमान तक प्राप्त किए गए लाभ में वृद्धि करना, अभी तक जितना भी प्राप्त किया उसमें लाभ वृद्धि करना। ठीक है, औद्योगिक विकास करेंगे तो उसमें क्या वृद्धि होनी चाहिए, सबसे पहले अपेक्षित औद्योगिक प्रगति न होने के कारणों को दूर करना, अगर क्यों नहीं हुई है उन कारणों को ढूंढना, उनको दूर करना। उत्पादकता और लाभकारी रोजगार में स्वपोषित वृद्धि को बनाए रखना, यानी कि रोजगार बढ़ाए रखना।
उत्पादक ज़्यादा बढ़ाए रखना, औद्योगिक क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता प्राप्त करना, जितना भी है तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की मानकों का प्रयोग करते हुए इनकी वृद्धि करना। उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण भारत में नई औद्योगिक नीति प्रमुख लक्ष्य रहे 1991 में, क्योंकि नई औद्योगिक नीति आई थी, एलपीजी आई थी, इसी हिसाब से उन्होंने यहाँ पर इसमें भी इस क्षेत्र में भी सुधार किए गए। नई औद्योगिक नीति के अंतर्गत औद्योगिक विकास हेतु निम्न उपाय किए गए। क्या किए गए? औद्योगिक लाइसेंस व्यवस्था की समाप्ति की गई, लाइसेंस व्यवस्था समाप्त की गया। विदेशी तकनीक का निःशुल्क प्रवेश कराया गया। विदेशी निवेश नीति बनाई गई। पूंजी बाजार में अभिगम्यता बनाई गई, यानी पूंजी बाजार में अधिकता बनी गई और खुला व्यापार किया गया। और प्रावस्थबद्ध निर्माण कार्यक्रम की समाप्ति की गई, यानी कि जो फिक्स कार्यक्रम होते हैं उनको समाप्त करके अब नए नॉर्म्स के अनुसार उनको संचालित किया गया। औद्योगिक अवस्थिति कार्यक्रम का उदारीकरण इसमें क्षेत्रों में किया गया। भारत में औद्योगिक विकास पर प्रभाव क्या हुआ? नई औद्योगिक नीति के भारत में उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण से औद्योगिक विकास में पर्याप्त प्रोत्साहन मिला, अच्छा हुआ। इसके प्रमुख कारण निम्नलिखित है कि सुरक्षा, सामरिक तथा पर्यावरण से संबंधित 6 उद्योगों को छोड़कर भारत सरकार ने सभी उद्योगों को लाइसेंस व्यवस्था से मुक्त कर दिया, यानी कि भारत सरकार ने सिर्फ नियंत्रण किन क्षेत्रों पर करा? सुरक्षा, सामरिक और पर्यावरण से संबंधित 6 उद्योगों पर, बाकी सबको उसने प्राइवेट क्षेत्रों के अंतर्गत कर दिया। सन 1956 से सार्वजनिक सेक्टर के लिए सुरक्षित उद्योगों की संख्या 17 से घटाकर 4 कर दी गई। अब कौन से हो गए? सार्वजनिक सेक्टर, यानी सरकार जिनके ऊपर कानून या नियंत्रण रखती थी वो 4 ही रह गए अब सिर्फ। इस प्रकार 13 उद्योगों के लिए निजी क्षेत्रों के दरवाजे सरकार ने खोल दिए। केवल परमाणु शक्ति और रेलवे से संबंधित उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र के अंदर बने रहे। अब कौन से? परमाणु शक्ति और रेलवे से संबंधित। भारत सरकार द्वारा सार्वजनिक उद्योगों के शेयरों में भी कुछ को सामान्य जनता, कामगार और वित्तीय संस्थाओं के लिए आवंटित करने का निश्चय किया, यानी कि उसमें से सार्वजनिक उद्योग थे, उनके कुछ शेयर थे, वो भी आम जनता, कामगारों और वित्तीय संस्थाओं को आवंटित किए। किसी भी उद्योग में पूंजी निवेश की सीमा को समाप्त कर दिया गया। इसके अंतर्गत लाइसेंस और पूर्व अनुमति की व्यवस्था को भी समाप्त कर दिया गया, यानी कि कोई भी लाइसेंस था उस सबको अब उन्होंने समाप्त कर दिया गया। उद्योगों में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश को घरेलू निवेश के रूप में मान्यता प्रदान की गई। इसमें भारतीय उद्योगों में विदेशी निवेश के दरवाजे खुल गए, जिससे परिणामस्वरूप उद्योगों में उन्नत तकनीकी, वैश्विक कुशल प्रबंधन और व्यवसाय का अधिगमन और प्राकृतिक व मानवीय संसाधनों के सर्वोत्तम उपयोग के समावेश होने से उनके विकास की नवीन दिशा प्राप्त हुई। यानी कि क्या कर दिया? विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, यानी कि उनको विदेशों वालों को भी भारत में पूंजी लगाने का उनको अधिकार दे दिया विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के अंतर्गत। और क्या किया? भारत की औद्योगिक नीति में घरेलू तथा बहुराष्ट्रीय दोनों व्यक्तिगत पूंजी निवेशकों को आकर्षित करने के लिए उदारता दिखाई गई। खनन, दूरसंचार, राजमार्ग निर्माण और व्यवस्था को निजी क्षेत्र की कंपनियों के लिए खोल दिया गया। ठीक है, इन सभी छूटों के बाद प्रत्यक्ष विदेशी निवेश भारत सरकार की आशाओं के अनुरूप नहीं रहा, लेकिन विदेशी निवेश का एक बड़ा भाग घरेलू उपकरणों, वित्त सेवा, इलेक्ट्रॉनिक्स, विद्युत उपकरण, खाद्य व दुग्ध जैसे उद्योगों में लगाए जाने से इनसे उद्योगों के विकास में प्रोत्साहन मिला। फिर अगला वाला सवाल 21 और 22 मानचित्र आधारित है, इनको ध्यान से देखना। देखो, विश्व का मानचित्र है, इसमें इन्होंने क्या पूछा? पाकिस्तान भारत के पास में तो पाकिस्तान हो गया, श्रीलंका भारत के नीचे है, बांग्लादेश इस तरफ है, और फिर इंडोनेशिया ये नीचे वाला, इंपॉर्टेंट ध्यान देना, ये वाला नीचे वाला पोर्शन है इंडोनेशिया। ठीक है, फिर तीसरे 22वें नंबर में कौन सा? भारत के रेखा मानचित्र निम्नलिखित वस्त्र उद्योगों का दिखाइए। भीलवाड़ा आपको पता है राजस्थान में दे रखा है। फिर उसके बाद में कौन सा? बड़ोदरा गुजरात में नीचे की तरफ, कोयम्बतूर या तमिलनाडु में कोयम्बतूर, फिर वाराणसी दे रखा है ये यहाँ पर उत्तर प्रदेश में। बस इतना ही है। ऑल द बेस्ट।